नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 14 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसे हम शॉर्ट में 3D भी बोलते हैं। उसका हमने एक पार्ट लगभग कंप्लीट कर लिया था। एक पार्ट से मेरा ये मीनिंग था कि लाइन, रेखाओं से संबंधित लगभग पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। कोई डाउट आपको हो, कोई आपको दिक्कत हो, या किसी एग्जाम्पल में, किसी थीम में, किसी आपको फॉर्मूले में, किसी डेरिवेशन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। उसको मैं क्लियर 100% करूँगा। नेक्स्ट मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि अब अपन बात कर रहे हैं जहाँ पर नए टॉपिक की। वो टॉपिक है स्टूडेंट्स समतल, प्लेन। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ प्लेन होता क्या है, समतल किसे कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समतल प्लेन होता क्या है। स्टूडेंट्स, जब हम किसी पृष्ठ या सतह पर दो बिंदु लेते हैं और इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं, जैसे एक पॉइंट यहां पर P है, एक यहां पर Q है। यदि मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं, मिलाता हूं, तो इस लाइन जो बनी या जो रेखा खंड हमारे पास बना PQ, जिसे हम कहेंगे, उस रेखा खंड का प्रत्येक बिंदु यदि उस पृष्ठ पर है, मैंने क्या कहा पहले कि हम जब किसी पृष्ठ पर दो बिंदु लेते हैं, किसी सतह पर दो बिंदु लेते हैं और उन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं, तो उन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर बने रेखा खंड का प्रत्येक बिंदु यदि उस पृष्ठ के ऊपर स्थित हो तो उस पृष्ठ को हम समतल कहते हैं, प्लेन कहते हैं। समझ में आ गया? समतल का अर्थ समझ में आ गया। समतल किसे कहते हैं, प्लेन किसे कहते हैं। समतल वह पृष्ठ है जिस पर उपस्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा खंड का प्रत्येक बिंदु उस पृष्ठ के ऊपर स्थित होता है, उस सतह पर स्थित होता है, तो उस पृष्ठ या उस सतह को हम समतल कहते हैं, प्लेन कहते हैं। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं कि समतल का जो व्यापक समीकरण होता है, वो व्यापक समीकरण होता है स्टूडेंट्स ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर c। ये समतल का व्यापक समीकरण है। अब इसके अलग अलग फॉर्मेशंस बनते हैं कि कब इसका इक्वेशन किस तरह से चेंज होता है। जो फर्स्ट कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि यदि प्लेन किसी बिंदु से होकर गुजरता है या प्लेन का कोई एक बिंदु हमें मालूम हो कि साहब इस बिंदु से होकर जाता है, तब प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा ए ब्रैकेट, यहां पर ए कैपिटल या स्मॉल दोनों फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए ब्रेसिस x माइनस x1, यहां पर क्या हो गया कि वो बिंदु जब दिया जाता है तो बिंदु दिए जाने पर उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज हो जाता है, और तब उसका जो इक्वेशन बनता है ए ब्रेसिस x माइनस x1, जहां x1 उस बिंदु का भुज है जिस बिंदु से वह प्लेन गुजर रहा है। b ब्रेसिस y माइनस y1 और c ब्रेसिस z माइनस z1। ये हो गया उस इक्वेशन के लिए जो पॉइंट्स है, जरा देखिए यहां पर गौर से, जो पॉइंट्स है उनका डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी यहां पर उस बिंदु की बात हो रही है जिस बिंदु से वो प्लेन गुजर रहा है। अब ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो d का वैल्यू 0 हो जाता है, तो मैं 0 नहीं लिखूं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 0 लिखता तो d का वैल्यू क्या हो जाता है 0। ये इक्वेशन किसका है,
ये इक्वेशन है किसी दिए गए बिंदु से गुजरने वाले, यानी एक बिंदु जिससे बिंदु रूप में किस बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण हमारे पास। यहां लिख सकता हूं, आप चाहो तो बिंदु x1, y1, z1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण, ये वाला है। ओके, तो देखिए मैंने बोर्ड पे लिखा है, एक तो समतल का व्यापक समीकरण और एक मैंने लिखा है किसी दिए गए बिंदु जिसके निर्देशांक x1, y1 और z1 हो, उससे गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या होता है। वो होता है a ब्रेसिस x माइनस x1 प्लस b ब्रेसिस y माइनस y1 प्लस c ब्रेसिस z माइनस z1, जहां x1, y1 और z1 उस बिंदु के निर्देशांक है जिस बिंदु से समतल गुजर रहा है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, समतल का जो व्यापक समीकरण होता है उसको यदि हम ध्यान में रखते हैं तो विभिन्न स्थितियां बनती है, और वो विभिन्न स्थितियां क्या हैं अभी आपको मैं बताता हूं कि समतल का ये तो हो गया व्यापक समीकरण, वो है ax प्लस by प्लस cz प्लस b इज इक्वल c। इसको आप गौर से देखिए, फिर आगे मैं आपको कुछ विशेष स्थितियों के बारे में अवगत कराता हूं। देखना, फर्स्ट मैं इसमें अलग अलग वैल्यूज लेता हूं। जब a का वैल्यू 0 हो जाए, स्मॉल a कैपिटल A, इसे डिनोट अपन करते हैं तो स्मॉल a कैपिटल A दोनों से हम इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यदि लगता है यहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां पर हम स्मॉल ABC भी ले सकते हैं। ओके, ये यहां यदि a इज इक्वल 0 है तब क्या होगा, तब ये पार्ट इसका गायब हो जाएगा। ये पार्ट गायब होगा तो क्या बनेगा, मैं थोड़ा सा इसको टेबल के रूप में लिख देता हूं, आपको मजा आएगा देखने में। यानी ये तो होगी स्थिति कि कौन सी स्थिति में हम पढ़ रहे हैं उसको। उस स्थिति में समतल का समीकरण कैसा होगा वो बात होगी दूसरी, और उसको व्यापक रूप से कैसे हम डिनोट करेंगे वो है हमारे पास कि इस कंडीशन का निष्कर्ष क्या निकलेगा उसको अपन यहां लिखेंगे। मैं फर्स्ट की बात करता हूं। फर्स्ट में मैंने कहा इफ a इज इक्वल 0, तब उसका जो समीकरण बनेगा वो आएगा by प्लस cz प्लस b इज इक्वल 0। ऐसी स्थिति में वो समतल जो x अक्ष है के समांतर होता है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में मैं बात करता हूं, यदि b 0 है तो b 0 हुआ तो ax प्लस cz प्लस b इज इक्वल 0। ऐसे में जो 0 होता है, जिसका कोफिशिएंट 0 होता है, यहां पर a किसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट है, x का गुणांक है, जिसका गुणांक 0 होता है उसी के समांतर वो समतल हो जाता है। यहां पर x का कोफिशिएंट, x का गुणांक 0 था, x अक्ष के समांतर हो गया। अब y का गुणांक 0 होगा तो y x के समांतर हो जाएगा। आगे मुझे ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट बिकम, आप जानते हो क्या होगा, इफ c इज इक्वल 0 देन ax प्लस by प्लस b इज इक्वल 0, और ये जो प्लेन होगा वो z x के समांतर होगा। आगे हम बात करते हैं, ये मैंने आपको समांतर के 3 कंडीशंस बताए हैं,
और अब लंबवत होते तो क्या होगा? ये तीनों ही समांतर के ही कॉन्सेप्ट हैं। यदि लंबवत होता तो क्या होता वो देखिए। लंबवत में आप क्या कहते हैं कि यहां पर यदि b भी 0 होता और c भी 0 होता तो ये बनता ax प्लस b इक्वल 0। तब ये x अक्ष के लंबवत होता, ये लंबवत होता। मैं आपको मेरी भाषा में एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं कि जब खुद 0 होता है तो समांतर हो जाता है और बाकी बचे हुए 0 होते हैं तब लंबवत हो जाता है। सिंपल सी बात है। खुद 0 का मीनिंग यहां पर a 0 हुआ। a कौन है? x अक्ष यानी x का कोफिशिएंट है। जब a 0 होता है तो x का गुणांक 0 हो गया, तब तो हो गया x अक्ष के समांतर और बाकी बचे हुए 0 हो गए। बचे कौन? b और c। जब b और c 0 हो गया तब हो गया x अक्ष के लंबवत। जब खुद 0 होता है समांतर और बाकी बचे हुए दोनों 0 होते हैं तो लंबवत। अब यहां पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप मुझे बता सकते हैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा यदि a और c दोनों 0 हैं तब लिखा जाएगा यहां पर क्या? बोलो एक साथ। यहां पर bx प्लस d बराबर 0। जब b 0 नहीं हुआ तो क्या हो गया? yx के लंबवत हो गया। और नेक्स्ट भी आपको अच्छी तरह से ध्यान में आ गई अब कि क्या लिखूंगा मैं? यहां b c 0 लिखूंगा। यहां पर सॉरी c पहले था, यहां पर हो गया b a या a लिख दो। a b 0 हो गया। दैट मीन्स इसका जो इक्वेशन बनेगा वो c और प्लस d 0 होगा। और इस कंडीशन में गिवन जो प्लेन है, समतल है, वो zx के लंबवत हो जाएगा। एक बार बोर्ड पे गौर से देख लें। ये ऊपर वाली 3 कंडीशन स्टूडेंट्स किसी भी समतल के निर्देशांक x के समांतर होने का प्रतिबंध है ऊपर वाले 3, और नीचे वाले 3 जो प्रतिबंध है वो है किसी दिए गए समतल के निर्देशांक एक्सों के लंबवत होने का। ये समांतर होने के हैं और ये लंबवत होने का। एक बार बोर्ड पे गौर से देख लीजिएगा सभी। आप इसको ऑब्जर्व कीजिए। यहां पर आपको याद रखने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, तकलीफ नहीं करनी होगी। मैंने आपको सिंपल भाषा में बताया है कि यहां पर इसको देख लो। जब खुद 0 होता है, a 0 हो जाए तो कह देना साहब x अक्ष के समांतर है, और बाकी बचे हुए b और c 0 हो जाए पर a 0 नहीं हो तो कह देना साहब x अक्ष के लंबवत है। एक बार बोर्ड पे गौर से देखिए। आगे मैं बात करना चाहता हूं स्टूडेंट्स, यहां से इरेज करता हूं। एक स्टेप और लिख सकता हूं आप चाहो तो। मैं यहां पर मैंने लिखी है कि यदि बाकी कोई 0 नहीं हो, जब d 0 होता है अकेला, जब d 0 होता है तो a b c अपनी जगह प्रेजेंट रहते हैं, और इस स्थिति में जो समतल है वो आप कहोगे साहब प्लेन मूल बिंदु से होकर गुजरता है। समझ में आ गई बात? जब d 0 होता है तो समतल मूल बिंदु से होकर गुजरता है। आगे देखिए नेक्स्ट, इसको मैं इरेज करता हूं। यहां पर इसको याद रखने के लिए मैंने साथ साथ लिखा है और बहुत सिंपल वे में। खुद 0 होता है समांतर और बाकी बचे हुए 0 होते हैं लंबवत, और d 0 होता है तो समतल मूल बिंदु से गुजर रहा है। आइए आगे हम बात करते हैं। जब a b c के 0 होने की देख ली हमने, सिंगल के 0 की, डबल के 0 होने की, d के 0 होने की। अब नेक्स्ट देखिए, अब वो कॉन्सेप्ट बहुत शानदार है। वो ये है कि खुद और d 0 हो जाए, a भी 0 हो जाए और d भी 0 हो जाए। जब खुद 0 हो गया, d भी 0 हो गया और इक्वेशन बन गया bx प्लस c z बराबर 0,
तब समतल जो है वो x अक्ष से होकर गुजरता है। समझ में आ गई बात? जब खुद जीरो हो, डी जीरो हो, सबके लिए रखो, तीनों के लिए। जब खुद जीरो हो, ए जीरो हुआ, इट मींस x का गुणांक जीरो हो गया, डी भी जीरो होता है, तो वह x अक्ष से होकर गुजरता है, उसके ऊपर से होकर गुजरता है। और यहां पर नेक्स्ट कंडीशन देखिए आप, वो है जैसे b जीरो हुआ और d भी जीरो हुआ, तो b किसका गुणांक होता है? y का। तब यहां पर क्या होगा? ax प्लस cz बराबर 0, और यहां लिख देना y x से होकर गुजरता है। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं हम। यदि c 0 है और d भी 0 है, तो आ गया हमारे पास में ax प्लस by और इज इक्वल 0, और वो z x से होकर गुजरता है। और उसका नेक्स्ट बहुत ही शानदार है, जरा देखिएगा। इसके नेक्स्ट में इन तीनों को पहले एक बार याद कर लीजिए देखकर। मैंने जो मेरी भाषा में कहा है उसको देखिए आप, कि जब खुद जीरो है, डी जीरो है, तो उस निर्देशांक x से होकर समतल गुजरता है। देखिए नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसके बारे में, वो मैं आपको बताता हूं। कि अभी मैंने क्या बताया आपको? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सिंगल ए जीरो हो तब क्या कंडीशन रहती है, सिंगल बी, सिंगल सी। फिर मैंने बताया आपको कि ए बी जीरो हो तो क्या होगा, बी सी हो तो क्या होगा, और ए सी हो तो क्या होगा। डी जीरो हो तो क्या होगा, और ए और डी होगा जीरो तब क्या होगा, और बी और डी जीरो होंगे तब क्या होगा, और सी और डी जीरो होंगे तब क्या होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि यदि ए भी जीरो है, बी भी जीरो है और डी भी जीरो, तब उसका इक्वेशन बनेगा सी जेड बराबर सी, और ये एक्स वाई जो तल है उसके समपाती होगा, यानी उसके ऊपर होगा। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? कि जब ए बी और डी तीनों जीरो होते हैं तो तल एक्स वाई जो तल है, समतल लिख दो यहां पर, समतल एक्स वाई तल के संपाती होता है। और इसके बाद नेक्स्ट को आप याद करिएगा कि यदि यहां पर b भी जीरो है, c भी जीरो है और d भी जीरो है, b भी जीरो है, c भी जीरो है और d भी जीरो है, तो ये जो इक्वेशन बना वो हमारे पास ax इक्वल 0 बना। तो समतल है वो yz तल के समपाती होगा। और थर्ड कंडीशन और लास्ट कंडीशन सुनिएगा स्टूडेंट्स, वो है यदि a भी जीरो है और c भी जीरो है और d भी जीरो है, तो उसका बनेगा यहाँ पर मैंने cz और ax और by हो गया, by इज इक्वल 0, और जो समतल है वो xz या zx ये भी बोल सकते हैं, तल के समपाती होता है। स्टूडेंट्स एक बार अच्छी तरह बोर्ड पर देख लें। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा। और कॉन्सेप्ट ऐसे ही बताया मैंने जो आपको याद रखने तकलीफ नहीं। इन तीन को देखो क्या करना है, एक तो डी और एक खुद में से जीरो को लेना है। जब खुद और डी जीरो है तो बचा क्या, बी एक्स, ए और डी जीरो हो गया तो बी वाई और प्लस सी जेड, बी वाई प्लस सी जेड बच गया। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप कि जो जीरो, जब डी और जिस x का गुणांक जीरो होता है उसी से होकर गुजरता है। a और d जीरो होता है तो x अक्ष से होकर गुजरेगा, b और d जीरो होता है तो y x से होकर गुजरेगा, c और d जीरो होता है तो z x से होकर गुजरता है। और ये तीन यहाँ पर नए कॉन्सेप्ट ये है
कि यहां पर जो जीरो होता है उसी तल से ये संपाती होगा। ए और बी जीरो हो रहे हैं, साथ में डी भी जीरो है, तो एक्स वाई तल के संपाती है। बी और सी जीरो है, साथ में डी भी जीरो है, तो वाई जेड के संपाती है। ए और सी जीरो है, साथ में डी भी जीरो है, तो जेड एक्स या एक्स जेड समतल, एक्स जेड तल के संपाती होता है समतल। स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसको एक समतल किस प्रकार से अंतः विभाजित करता है। यहां मैं एक एग्जांपल लेता हूं, पहले आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, फिर आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि किस तरह से एक समतल इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का अंतः विभाजन करता है, और वो किस अनुपात में करता है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। मैंने दो बिंदु लिए, माना बिंदुओं P हो गया x1, y1 और z1, तथा दूसरा पॉइंट Q हो गया x2, y2 और z2 को मिलाने वाले रेखाखंड को समतल ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 लैम्बडा अनुपात 1 में विभाजित करता है। तब हम क्या लगाएंगे कि जो विभाजन बिंदु है उसके निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला जो 10th क्लास में था वही रहेगा। क्या होगा कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 जो था, जहां पर m1 m2 उस अनुपात को कहते हैं जिस अनुपात में वह रेखाखंड बांटा गया है, डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। तो यहां पर वो अनुपात है लैम्बडा अनुपात 1। तो यहां पर एक इजी कॉन्सेप्ट आपको मैं देना चाहता हूं, उसको आप यदि पकड़ करते हैं तो बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। ये अनुपात m1 m2 है और ये दोनों बिंदु हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड है। तो आप क्या करेंगे कि इन्हें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट को इससे और सेकंड को इससे। तो एक्स वाला कॉन्सेप्ट आएगा, क्या आएगा देखना है यहाँ पर, लैम्बडा x2 प्लस x1। नेक्स्ट जो होगा यहां पर लैम्बडा प्लस 1 आ जाएगा, कोमा, आप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। y के लिए क्या आएगा, लैम्बडा y2 प्लस y1 बाई लैम्बडा प्लस 1, और थर्ड भी आपको समझ में आ गया, लैम्बडा z2 प्लस z1 और बाई लैम्बडा प्लस 1। ओके, ये आ गया विभाजन बिंदु। और वो अनुपात हमें ज्ञात करना हो कि किस अनुपात में बांट रहा है, तो वो जो अनुपात आएगा जिसे हम लैम्बडा कहते हैं वो आएगा माइनस, यहां पर लैम्बडा के साथ में जो गुणांक है उनको हटाकर गुणांक लिख देंगे, तो ax1 और जो बिंदु है उनको हम आनुपातिक भाग में लिखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, वो रहेगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 और प्लस यहां पर क्या हो गया d, और डाउन में आएगा ax2 by2 प्लस cz2 प्लस d।
ओके, ये हो गया वह अनुपात जिसमें वह रेखाखंड किसी समतल ax प्लस by प्लस cz के द्वारा विभाजित होता है। एक बार गौर से देख ले स्टूडेंट्स, ये अब यदि मैं यहां पर जो बिंदु लिखे गए हैं इनकी जगह एक्चुअल में कोई बिंदु लेता हूं, एग्जांपल ले लेता हूं एक, यहां पर मैं बिंदु के निर्देशांक ले लेता हूं, फिर उसको हम यहां पर प्रूव करते हैं। तो देखिए एग्जांपल पड़ा है 21 नंबर का और उसमें पड़ा है -2 4 7, यह है -2 4 and 7 और इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है 3 - 5 8। ऊपर लिखता हूं 3 - 5 और 8 और इसे हमें कि ये कह रहा है कि निर्देशांक के तलों द्वारा, निर्देशांक तल कौन से होते हैं, XY तल, YZ तल और XZ तल, निर्देशांक तलों द्वारा यह रेखाखंड किस अनुपात में बांटा जाता है वो हमें ज्ञात करने। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम यदि सिंपल वे में बात करें तो यहां पर बात आ रही है कि इन दोनों बिंदुओं P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई भी समतल है वो किसी ना किसी अनुपात में बांटता है, जिसको हम लेमड़ा अनुपात 1 मान लिया। सेम लैंग्वेज रहेगी, यहाँ पर पॉइंट लिख दिया, यहाँ पर ये पॉइंट लिख दिया, माना ये समतल है, इस अनुपात में विभाजित करता है, कोई दिक्कत नहीं। तो विभाजन बिंदु यहाँ पर आएंगे तो सिर्फ आपके पास जो वैल्यू है x1 y1 z1 x2 y2 और z2 वो है पुट करनी है। x2 का वैल्यू कितना है, 3 है, कर दिया, अच्छी तरह देख लीजिए आप। x1 का वैल्यू है -2, तो ये लो -2 आ गया। यहां पर y2 का वैल्यू है -5, तो माइनस और 5 यहां आ गया और y1 का वैल्यू है 4। यहां पर z2 का वैल्यू है 8 और z1 का वैल्यू है 7। क्लियर हो गया इतना मामला। अब देखिए मैं कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको लेमड़ा की वैल्यू बताता हूं। वो कह रहा है निर्देशांक तलों द्वारा किस अनुपात में विभाजित होते हैं। तो निर्देशांक तल कौन होते हैं, फर्स्ट है XY तल। आप फर्स्ट में लिखूंगा कि यदि XY तल द्वारा विभाजित होता है तब क्या होगा, XY तल द्वारा, कंप्लीट नहीं दिख रहा है, इसको इरेज करता हूं जरा से। XY तल द्वारा यदि विभाजित होता है तो हमने भी XY तल के संपाती समतल का समीकरण में A B जो हमने देखा था उस कंडीशन को देखो। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे समतल के बारे में। वो ये था स्टूडेंट्स कि जब XY तल बांट रहा है, XY तल पे किसका मान 0 होता है, Z का वैल्यू 0 होता है। और ऐसे विभाजन बिंदु के लिए फर्स्ट वाला X का मान है, दूसरे वाला Y का है, तीसरे वाला Z का है। तब क्या होगा, Z इक्वल 0, Z का वैल्यू है 8 लेमड़ा प्लस 7 बाई लेमड़ा प्लस 1 इज इक्वल 0। यहां पर ये 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा। लेमड़ा का वैल्यू यहां पर आएगा -7/8। एक बार बोर्ड पे गौर से आप देखिएगा, लेमड़ा का जो वैल्यू हमें प्राप्त हो रहा है वो हुआ स्टूडेंट्स कि -7/8 आ गया। -7/8 का मीनिंग है यहाँ पर अंतः विभाजन नहीं होता है। जब अनुपात माइनस में आता है इट मीन्स वहां पर बाह्य विभाजन हो रहा है, एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है, इंटरनल डिवीजन नहीं हो रहा है। अब इसी प्रकार मैं यहाँ पर बदलता हूँ, देखो जगह का मैं थोड़ा सा आप देखिए, यदि मैं यहाँ पर XY की जगह YZ लेता हूँ तो कौन गायब है, X गायब है। तो यहाँ X का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, X का वैल्यू यहाँ पर ये पड़ा है, इसको मैं जब इसके 0 के बराबर रखूंगा तो लेमड़ा का वैल्यू आ गया 2/3। तो जब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को XYZ तल है वो बांटेगा 2:3 में और XY जो तल मैंने अभी लिया था वो बांटेगा -7:8 में। स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसको ढंग से पढ़ें, मेहनत करें और इसमें आगे और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आएंगे कि एक समतल
का अभिलंब समीकरण क्या होता है, अभिलंब रूप कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी दिए गए बिंदु और दिए गए सदिश के लंबवत रहने वाले सदिश समतल का सदिश समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अच्छी तरह इनको देखें, पढ़ें, मेहनत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।